नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे खास शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीकली शो के जरिए हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप्स के बारे में सोमवार से शुक्रवार की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, सोमवार 7 अगस्त को अदानी समूह की 2 कंपनियों को लेकर अपडेट आए। पहला अपडेट यह है कि अदानी ग्रीन एनर्जी में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी QIA की सब्सिडरी कंपनी INQ होल्डिंग ने ब्लॉक डील के जरिए करीब 3.25% हिस्सेदारी खरीदी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस ब्लॉक डील की वैल्यू 3,919 करोड़ रुपए की है। प्रमोटर ग्रुप की कंपनी इनफाइनाइट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने 920 रुपए प्रति शेयर के औसत दाम पर 4.26 करोड़ शेयर बेचे हैं। इस ब्लॉक डील के चलते 7 अगस्त को शेयर इंटरडे में 12% तक लुढ़क गया था। हालांकि क्लोजिंग करीब 4.5% की कमजोरी के साथ देखने को मिली। इसके अलावा अदानी समूह की एक और कंपनी अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को अपने ग्रीन HVDC लिंक प्रोजेक्ट के लिए $1 अरब का लोन मिला है। 80 किलोमीटर के इस मल्टीफेसेड प्रोजेक्ट से मुंबई शहर को काफी फायदा होगा। इस लिंक प्रोजेक्ट का काम अक्टूबर 2023 से शुरू होगा, जिससे मुंबई शहर को रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई बढ़ेगी। ये कंपनी पहले अदानी ट्रांसमिशन के नाम से जानी जाती थी। 7 अगस्त को अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का शेयर करीब 3% की मजबूती के साथ 819 रुपए 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 9 अगस्त को खबर आई कि अदानी एंटरप्राइजेस ग्रुप की FMCG कारोबार से जुड़ी कंपनी अदानी विल्मर में अपने मौजूदा करीब 44% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। 9 अगस्त की क्लोजिंग के हिसाब से अदानी विल्मर का वैल्यूएशन करीब 49,000 करोड़ रुपए का है और इस हिसाब से 44% हिस्से के लिए अदानी एंटरप्राइजेस को करीब 21,500 करोड़ रुपए की रकम मिल सकती है। 9 अगस्त को अदानी विल्मर का शेयर करीब 4% गिरकर बंद हुआ था, पर 10 अगस्त को अदानी समूह ने अदानी विल्मर JV में अपना हिस्सा बेचकर बाहर निकलने से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन कर दिया। 10 अगस्त को अदानी विल्मर का शेयर 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। 11 अगस्त को खबर आई कि अदानी ग्रुप की फ्रांस की टोटल एनर्जीज के साथ कुछ अनबन चल रही है, जिस वजह से समूह $50 अरब के ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को अकेले ही पूरा करने को तैयार है। 11 अगस्त को जब यह खबर आई तो अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर 0.5% की गिरावट के साथ 2538 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर, देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI का शेयर 7 अगस्त को 3 खबरों के चलते फोकस में रहा। पहला ये कि ये बैंक 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए इंफ्रा बॉन्ड का दूसरा चरण लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। 15 साल की अवधि के ये इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड अगस्त अंत या सितंबर की शुरुआत में जारी किए जा सकते हैं। दूसरी खबर यह है कि SBI अपने 96,000 करोड़ रुपए के डिस्ट्रेस्ड यानी रिकवरी में दिक्कत वाले लोन को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों या ARCs को बेचने की तैयारी कर रहा है। तीसरी खबर यह है कि बीते वीकेंड पर बैंक ने अपने पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए थे, जिसमें मुनाफा साल दर साल 178% बढ़कर 16,884 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। 7 अगस्त को SBI का शेयर करीब 1% गिरकर 568 रुपए 35 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, फिनटेक फर्म पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के फाउंडर और CEO विजय शेखर शर्मा ने कंपनी में विदेशी एंटिटी एंड फिन से 10.3% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। इस डील के बाद विजय शेखर शर्मा की कंपनी में कुल हिस्सेदारी बढ़कर 19.42% तक पहुंच जाएगी, जो कि जून तिमाही के अंत तक 9.12% थी। वहीं इस सौदे के बाद एंड फिन का इस कंपनी में हिस्सा घटकर 13.5% हो जाएगा, जो पहले करीब 24% के आसपास था। साथ ही इस सौदे के बाद पेटीएम का सबसे बड़ा शेयरधारक नहीं रहेगा एंड फिन पर विजय शेखर शर्मा के वोटिंग राइट्स करीब 24.5% के आसपास पहुंच जाएंगे। इस खबर की वजह से सोमवार को पेटीएम के शेयर इंटरडे में करीब 12% उछाल के साथ 887 रुपए 55 पैसे के स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि क्लोजिंग करीब 7% की बढ़त के साथ 851 रुपए के आसपास हुई। 7 अगस्त की ही शाम को खबर आई कि पेटीएम की सब्सिडरी कंपनी पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के ऑडिटर PwC ने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि SR बाटली बोई एंड एसोसिएट्स को नए ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया है और PwC ने 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद इस्तीफा दिया है। पर 8 अगस्त को पेटीएम का शेयर 2.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। चौथी खबर, सोमवार 7 अगस्त को यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रोमा केयर सर्विसेज की शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग एकदम सुस्त रही। इसके IPO में निवेशकों को 300 रुपए के दाम पर शेयर मिले थे, लेकिन NSE पर लिस्टिंग 306 रुपए 10 पैसे के दाम पर यानी 2% के प्रीमियम के साथ हुई। हालांकि बाद में शेयर में करीब 14% की अच्छी तेजी देखने को मिली और इंटरडे में शेयर ने 343 रुपए 10 पैसे की ऊंचाई को भी छुआ। इस IPO को रिस्पांस ठीक ठाक मिला था। यह IPO कुल 37.3 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने कुल 687 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई है। कारोबार के अंत में यह शेयर करीब 10.5% की बढ़त के साथ 331 रुपए 30 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
पांचवी खबर, देश के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक को बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से अपनी सब्सिडरी कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में हिस्सा बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। बैंक को मई 2023 में ही अपने बोर्ड से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का 4% तक हिस्सा खरीदने की मंजूरी मिल गई थी। फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक का आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में 48.01% हिस्सा है। 7 अगस्त को आईसीआईसीआई बैंक का शेयर ½ चढ़कर 975 रुपए के स्तर पर और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का शेयर करीब 2% की बढ़त के साथ 1393 रुपए 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। छठी खबर, बल्क टी का उत्पादन करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मैक्लॉयड रसल ने कार्बन रिसोर्सेज के साथ करार किया है। इस करार के तहत कंपनी अपने चुनिंदा टी गार्डन्स को यानी चाय के बागानों को कार्बन रिसोर्सेज को बेच रही है। दोनों कंपनियों के बीच 700 करोड़ रुपए की रकम में यह सौदा तय हुआ है। असम के 31 और दुआर्स के 2 बागानों के जरिए मैक्लॉयड रसल के पास भारत में करीब 4.5 करोड़ किलो की उत्पादन क्षमता है और इस डील के जरिए कार्बन रिसोर्सेज को करीब 15 बागान हासिल होंगे जिनकी 1.7 से 1.8 करोड़ किलो की उत्पादन क्षमता है। इस डील से मिली रकम से मैक्लॉयड रसल अपने लेंडर्स के साथ कर्ज के लिए हुए वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस के पेमेंट का भुगतान करेगी। इस कंपनी पर करीब 1600 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। 7 अगस्त को मैक्लॉयड रसल का शेयर करीब 4.5% की मजबूती के साथ 19 रुपए 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 7वीं खबर, सोमवार 7 अगस्त को देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी आरआईएल का शेयर 3 खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली ये कि बीते वीकेंड पर कंपनी ने घोषणा की कि 28 अगस्त को कंपनी की एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है। इसके अलावा कंपनी ने अपनी वित्त वर्ष 2023 की एनुअल रिपोर्ट जारी की जिसमें कंपनी ने अपनी सभी कारोबारों में क्षमता विस्तार योजना के साथ साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी जेएफएसएल की जल्द लिस्टिंग करवाने की भी बातचीत करी। तीसरी खबर यह है कि टेलीकॉम कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनी जियो को स्वीडन की एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी ईकेएन से $2.2 अरब की पूंजी मिली है। इस रकम का इस्तेमाल 5G सेवाओं के रोल आउट के लिए किया जाएगा। रिलायंस जियो ने 5G सेवाओं के विस्तार के लिए स्वीडन से बड़ी मात्रा में टेलीकॉम उपकरण खरीदने का फैसला लिया है। 7 अगस्त को आरआईएल का शेयर करीब ½ की बढ़त के साथ 2523 रुपए 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 9 अगस्त को खबर आई कि आरआईएल ने बैटरी पैक रोल आउट की योजना को 2024 तक के लिए टाल दिया है। 9 अगस्त को आरआईएल का शेयर करीब हल्की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 8वीं खबर, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने चुनिंदा मार्केट्स में अपने फूड डिलीवरी ऐप पर ₹2 प्रति ऑर्डर की प्लेटफॉर्म फीस लगाने की घोषणा की है। चूंकि ये कदम फिलहाल एक्सपेरिमेंटल फेज में है इसलिए इस प्लेटफॉर्म फीस को केवल चुनिंदा मार्केट्स में लागू किया गया है। आपको बता दें कि जोमैटो की प्रतिद्वंदी कंपनी स्विगी ने अप्रैल 2023 में ही प्लेटफॉर्म फीस लगानी शुरू कर दी थी। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही जोमैटो ने पहली बार तिमाही आधार पर मुनाफा दर्ज किया था। जून तिमाही में कंपनी को 2 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। 7 अगस्त को जोमैटो का शेयर करीब 2.25% चढ़कर 97 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 102 रुपए 85 पैसे का 52 वीक हाई भी टच किया था। 9वीं खबर, मंगलवार 8 अगस्त को आइनॉक्स विंड एनर्जी की प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज ने अपनी सब्सिडरी कंपनी आइनॉक्स विंड में ब्लॉक डील के जरिए संस्थागत निवेशकों को हिस्सेदारी बेचकर 500 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। इस ब्लॉक डील के जरिए जुटाई गई रकम को सब्सिडरी कंपनी आइनॉक्स विंड में ही निवेश किया जाएगा जो कि कर्ज भुगतान के लिए इस्तेमाल होगी। कर्ज भुगतान से आइनॉक्स विंड की बैलेंस शीट के साथ साथ वित्तीय स्थिति और ग्रोथ की संभावनाओं को भी मजबूती मिलेगी। 8 अगस्त को आइनॉक्स विंड एनर्जी का शेयर करीब 4.5% चढ़कर और आइनॉक्स विंड का शेयर करीब 8.5% की तेजी के साथ 228 रुपए 30 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। दिन के दौरान आइनॉक्स विंड एनर्जी ने 2859 रुपए और आइनॉक्स विंड ने 228 रुपए 40 पैसे की 52 वीक हाई को छुआ था। 10वीं खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी के नए नियमों के अनुपालन के लिए किर्लोस्कर ब्रदर्स ने प्रोमोटर्स के परिवार के बीच हुए सेटलमेंट का खुलासा किया है। इस तरह डीड फॉर फैमिली सेटलमेंट यानी डीएफएस का खुलासा करने वाली ये पहली कंपनी बन गई है। एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक 11 सितंबर 2009 को हुए इस डीएफएस पर अतुल, राहुल, संजय, गौतम और विक्रम किर्लोस्कर के दस्तखत हैं। इस करार में ग्रुप एंटिटीज के स्वामित्व में बदलाव, शेयरों के ट्रांसफर और करार लागू होने के बारे में पूरी जानकारी है। किर्लोस्कर ब्रदर्स के अलावा बाबा कल्याणी ग्रुप की कंपनी हिकाल के साथ साथ जागरण प्रकाशन ने भी 21 जुलाई 2011 को जागरण मीडिया नेटवर्क्स इन्वेस्टमेंट यानी JMNIPL के प्रमोटर्स के बीच हुए करार से जुड़ी जानकारी का खुलासा भी किया है। JMNIPL के पास लिस्टेड कंपनी जागरण प्रकाशन की 67.97% हिस्सेदारी है। आपको बता दें कि सेबी ने पिछले महीने ही सभी लिस्टेड कंपनियों के प्रमोटर्स को फैमिली के बीच हुए करार की पूरी जानकारी देना अनिवार्य किया था। 9 अगस्त को किर्लोस्कर ब्रदर्स में हल्की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई थी।
11वीं खबर, मंगलवार 8 अगस्त की शाम को देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी के बोर्ड ने अपनी पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन यानी एसएमसी को प्रेफरेंशियल आधार पर शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी। यह शेयर गुजरात में बन रहे नए प्लांट सुजुकी मोटर गुजरात यानी एसएमजी में पेरेंट कंपनी एसएमसी का 100% हिस्सा खरीदने की एवज में जारी किए जाएंगे। इस सौदे के बाद एसएमसी की भारत में लिस्टेड कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया में हिस्सेदारी 56.4% से बढ़कर 58.28% होने का अनुमान है। 9 अगस्त को मारुति सुजुकी का शेयर 0.25% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। 12वीं खबर, सरकारी बैंक आईडीबीआई बैंक में सरकार और एलआईसी की स्ट्रेटेजिक हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया पूरी होने में देरी हो सकती है। इस तरह बैंक के लिए वित्तीय बोलियां मंगवाने की टाइमलाइन खिसककर वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही तक टल सकती है। आपको बता दें कि संभावित बिडर्स की ओर से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई मंगवाने के बाद बैंक की विनिवेश प्रक्रिया के लिए ये दूसरा अहम कदम है। इस साल जनवरी में इस बैंक के लिए कई बिडर्स ने ईओआई जमा किए थे। खबर आने के बाद 9 अगस्त को आईडीबीआई बैंक का शेयर 0.25% की गिरावट लेकर बंद हुआ था। 13वीं खबर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने जी एंटरटेनमेंट यानी जील और सोनी पिक्चर्स की प्रस्तावित मर्जर योजना को हरी झंडी दिखा दी है। दोनों कंपनी ने साल 2021 में इस विलय का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक नियामक मंजूरी नहीं मिल पाई थी। विलय को मंजूरी देने के साथ साथ एनसीएलटी ने एक्सिस फाइनेंस, जेसी फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, आईडीबीआई बैंक, आईमैक्स कॉर्प और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप समेत कंपनी के लेंडर्स की ओर से उठाई गई आपत्तियों को भी खारिज कर दिया है। अगले 30 दिन में जील को आरओसी में दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसके बाद शेयरों की डीलिस्टिंग हो जाएगी और मर्जर के बाद बनी नई कंपनी की 6 हफ्ते के बाद दोबारा लिस्टिंग हो जाएगी। ये मर्जर नवंबर के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। गुरुवार 10 अगस्त को खबर आने के बाद जी एंटरटेनमेंट यानी जील का शेयर इंट्राडे में 18% उछलकर 290 रुपये 70 पैसे के 52 वीक हाई तक चला गया था, पर क्लोजिंग 16.25% की बढ़त के साथ 281 रुपये 45 पैसे के स्तर पर देखने को मिली थी। 14वीं खबर, एक्सिस बैंक के बोर्ड ने मैक्स लाइफ की 6.25% अतिरिक्त हिस्सेदारी या 14.25 करोड़ शेयर खरीदने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए बैंक की ओर से अपनी 2 सब्सिडरी कंपनियों एक्सिस सिक्योरिटीज और एक्सिस कैपिटल के साथ मिलकर करीब 1612 करोड़ रुपए में यह हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। 2021 में एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में सब्सिडरी कंपनियों के साथ मिलकर 12.99% हिस्सेदारी खरीदी थी। इस डील के पूरा होने के बाद एक्सिस बैंक का मैक्स लाइफ में हिस्सा बढ़कर 16.22% हो जाएगा, जो पहले 9.99% था, और सब्सिडरी कंपनियों के साथ मिलकर कुल हिस्सेदारी बढ़कर 19% के भी पार चली जाएगी। पर मैक्स लाइफ की पेरेंट कंपनी मैक्स फाइनेंशियल की इस कंपनी में हिस्सेदारी 87% से घटकर 80.98% हो जाएगी। इस खबर के आने के बाद गुरुवार 10 अगस्त को एक्सिस बैंक के शेयर 1% गिरकर 940 रुपये 45 पैसे के स्तर पर बंद हुए, पर मैक्स फाइनेंशियल का शेयर करीब 8% की बढ़त के साथ 852 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। 15वीं खबर, टाटा समूह के नियंत्रण में आने के बाद अब एयर इंडिया रफ्तार पकड़ने की तैयारी कर रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया कमर्शियल बैंकों से 3000 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए बातचीत कर रही है। इससे एयरलाइन लेसेस यानी विमान लीज पर देने वाली कंपनियों का भुगतान करेगी। दूसरी ओर वित्त वर्ष 2023 में टाटा समूह की एयरलाइन कंपनियों को कुल 15,532 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जो पिछले साल 13,838 करोड़ रुपए था। कोरोना महामारी का असर खत्म होने से ग्रुप की सभी एयरलाइन कंपनियों की आय तो बढ़ी है, पर एयर इंडिया एक्सप्रेस यानी एआई एक्सप्रेस को छोड़कर बाकी तीनों कंपनियों एयर इंडिया, एयर एशिया इंडिया और विस्तारा ने वित्त वर्ष के दौरान घाटा दर्ज किया है। इस दौरान एआई एक्सप्रेस को 116.8 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए और पहली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ गो फर्स्ट की याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में लेसर्स को ये इजाजत दी थी कि वह एयरलाइन के विमानों की जांच कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विमान लेसर्स के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मामला जब हाईकोर्ट में पेंडिंग है तो वो इस मामले में दखल नहीं दे सकता। 7 अगस्त को बॉम्बे बर्मा का शेयर करीब 0.25% की गिरावट के साथ 1036 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 8 अगस्त को खबर आई कि गो फर्स्ट की ओर से टिकट रिफंड को लेकर सीओसी यानी बैंकों और इंसॉल्वेंसी बोर्ड यानी आईबीबीआई को कोई आपत्ति नहीं है। पिछले हफ्ते कंपनी ने टिकट रिफंड के लिए एनसीएलटी से मंजूरी मांगी थी, जिस पर एनसीएलटी ने सीओसी और आईबीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था। 8 अगस्त को बॉम्बे बर्मा का शेयर करीब 2% गिरकर 1022 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर,
अनिल अंबानी समूह की शिप बिल्डिंग कारोबार से जुड़ी दिवालिया कंपनी रिलायंस नेवल के कर समाधान के लिए सफल बोली लगाने वाले स्वैन एनर्जी और हेजल मर्केंटाइल के कंसोर्टियम को करीब 300 करोड़ रुपए की पहली किस्त के भुगतान के लिए 45 दिन की मोहलत मिल गई है। इस कंसोर्टियम ने आर नेवल के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई थी, जिसके तहत मार्च 2023 तक इसको पहली किस्त का भुगतान करना था। इसके अलावा इस कंसोर्टियम ने एनसीएलटी की अहमदाबाद बेंच से अपफ्रंट पेमेंट के लिए भी 4 महीने के एक्सटेंशन की मांग की थी, जिसके बारे में हमने आपको कंपनीनामा के 65वें एपिसोड में जानकारी दी थी। लेसर्स की ओर से इस एक्सटेंशन को मंजूरी भी दे दी गई थी, यानी कि अपफ्रंट पेमेंट की डेडलाइन को बढ़ाकर 23 जुलाई कर दिया गया था। पर यह कंसोर्टियम 23 जुलाई की डेडलाइन को भी मिस कर चुका है और अब 45 दिन की और मोहलत दी गई है। 7 अगस्त को खबर आने के बाद स्वैन एनर्जी का शेयर 4.5% की बढ़त के साथ करीब 255 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, जेट एयरवेज के बैंकों की समिति यानी सीओसी ने घोषणा की है कि वो एनक्लैट में कंपनी के खिलाफ जारी मामले को वापस ले सकते हैं, पर इसके लिए उन्होंने शर्त रखी है कि कर समाधान प्रक्रिया के तहत बोली जीतने वाले जलान कैलरोक कंसोर्टियम यानी जेकेसी को 31 अगस्त तक 350 करोड़ रुपए की रकम जमा करनी होगी। सीओसी के वकील ने एनक्लैट को बताया कि जेकेसी बार बार रकम जमा करने में असफल रहा है। मई में एनक्लैट ने जेकेसी की ओर से किए जाने वाले भुगतान की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया था। एनक्लैट ने एक हफ्ते के अंदर सीओसी को हलफनामा दाखिल कर अपने विवाद का ब्यौरा देने का आदेश जारी किया है और इस मामले में अब 18 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। 8 अगस्त को जेट एयरवेज का शेयर करीब 2% की बढ़त के साथ 61 रुपए 5 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, जीवन बीमा कंपनियों के बाद इस हफ्ते जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को भी जीएसटी से जुड़े डिमांड नोटिस मिलने की खबरें सामने आई हैं। इस कड़ी में पहला मामला आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से जुड़ा है, जिसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई से 273 करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है। यह डिमांड नोटिस मोटर इंश्योरेंस क्लेम से जुड़े इन एलिजिबल यानी अयोग्य टैक्स क्रेडिट के चलते जारी किया गया है। इस मामले में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने डीजीजीआई के पास 104 करोड़ रुपए जमा किए हैं, पर प्रोटेस्ट के तहत यानी बिना किसी देनदारी को स्वीकार किए। 9 अगस्त को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का शेयर करीब 2.25% की गिरावट के साथ 1392 रुपए 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। इसके अलावा 11 अगस्त को खबर आई कि स्टार हेल्थ को भी 104 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस मिला है। ये नोटिस 2019-20 के लिए जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2A, जीएसटीआर-7 और जीएसटीआर-3B यानी जीएसटी रिटर्न से जुड़े कुछ डिस्क्रिपेंसीज के चलते जारी किया गया है, जिस पर कंपनी ने समय सीमा के अंदर उचित जवाब देने की घोषणा की है। 11 अगस्त को स्टार हेल्थ का शेयर करीब 1.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। पांचवी खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस को लेकर प्रशासनिक चेतावनी जारी की है। कंपनी के स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस यानी एसडीडी में एंट्री में होने वाली कुछ देरी को लेकर सेबी ने कंपनी को वार्निंग लेटर जारी किया है। इन्फोसिस के मुताबिक एसडीडी में कुछ एंट्रीज को लेकर देरी हुई है, पर वो इसलिए क्योंकि कोरोना महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में ज्यादातर कर्मचारी घर से काम कर रहे थे, जिससे लॉजिस्टिकली इन रिकॉर्ड्स को लेकर कोऑर्डिनेट और मेंटेन करने में दिक्कतें हुई हैं। पर सेबी ने कंपनी के जवाब को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है और आगे से इस मामले में सावधान रहने की सलाह दी है। 9 अगस्त को इन्फोसिस का शेयर करीब 0.5% की बढ़त के साथ 1395 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। छठी खबर, पिछले हफ्ते ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में छापेमारी की खबरों के बाद इस हफ्ते टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प को लेकर आयकर विभाग की जांच की खबरें सामने आई। खबर यह है कि करीब 16 करोड़ रुपए की एक टैक्स चोरी के मामले में हीरो मोटोकॉर्प के खिलाफ आयकर विभाग जांच कर रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कथित रूप से हीरो मोटोकॉर्प के एक वेंडर सॉल्ट एक्सपीरियंसेस ने फर्जी खर्च दिखाए, जिससे हीरो को टैक्स क्रेडिट हासिल हुआ। 10 अगस्त को हीरो मोटोकॉर्प का शेयर 1% की कमजोरी के साथ 3034 रुपए 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। सातवीं खबर, लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट के पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन ने एयरलाइन कंपनी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। ये याचिका स्पाइसजेट से 393 करोड़ रुपए की बकाया रकम ना मिलने के चलते दाखिल की गई है। अपनी इस याचिका में कलानिधि मारन ने बकाया रकम हासिल करने के लिए कोर्ट से स्पाइसजेट के वीकली कैश रेवेन्यू की 50% रकम जब्त करने की भी मांग की है। मारन ने कहा है कि हर हफ्ते उन्हें ये हिस्सा दिया जाए। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट के सीएमडी अजय सिंह को 24 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में मौजूद रहने का समन जारी किया है। यही नहीं, अगले एक हफ्ते के अंदर स्पाइसजेट को अपने खातों की स्टेटमेंट और एसेट लायबिलिटी यानी संपत्तियों व देनदारियों से जुड़ा हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा गया है। 10 अगस्त को जब यह खबर आई तो स्पाइसजेट का शेयर 1% की गिरावट के साथ 30 रुपए 87 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। आठवीं खबर, कर संकट में फंसी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन के हालात ठीक होते नजर नहीं आ रहे हैं। आलम यह है कि इस कंपनी के पास
स्पेक्ट्रम इस्तेमाल शुल्क यानी SUC और लाइसेंस फीस तक का भुगतान करने लायक पैसे नहीं है। अभी तक कंपनी ने जून तिमाही के लिए स्पेक्ट्रम इस्तेमाल शुल्क और लाइसेंस फीस का भुगतान नहीं किया है और अब सरकार से इस भुगतान के लिए कंपनी ने दिसंबर तक की मोहलत मांग ली है। 10 अगस्त को वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 2% गिरकर 8 रुपये 5 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर चलते हैं। स्टार्टअप स्पेस इस हफ्ते कई सारी खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली खबर ये है कि भारतीय स्टार्टअप कंपनियों ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान औसत 8 से 12% का इंक्रीमेंट दिया है। एलिवेशन कैपिटल की ओर से जारी एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। स्टार्टअप पे पल्स रिपोर्ट 2023 के नाम से जारी इस रिपोर्ट में 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स और करीब 1000 कैंडिडेट से जुड़े आंकड़े शामिल हैं। दूसरी खबर यह है कि सॉफ्टबैंक के पोर्टफोलियो में शामिल 4 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों की जल्द ही शेयर बाजार में लिस्टिंग हो सकती है। इन कंपनियों में स्विगी, लेंसकार्ट, फर्स्टक्राई और ऑफ बिजनेस का नाम शामिल है। सॉफ्टबैंक विजन फंड के CFO नवनीत गोविल की ओर से यह जानकारी साझा की गई है। दूसरी खबर, इंडियन ई-कॉमर्स स्टार्टअप मीशो, इंग्लिश वाला पार्ट नहीं आता, चलिए सर। दूसरी खबर, मीशो भारत की पहली ऐसी हॉरिजॉन्टल ई-कॉमर्स कंपनी है जो मुनाफे में आ गई है। कंपनी ने दावा किया है कि वो जुलाई महीने में कंसोलिडेटेड आधार पर मुनाफे में आ गई है। हालांकि मुनाफे का आंकड़ा साझा नहीं किया गया है, पर कंपनी के प्रबंधन के मुताबिक ये आंकड़ा लो सिंगल डिजिट यानी 10 करोड़ रुपए से कम है। इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 तक 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही अगले 1 से 1.5 साल में इस स्टार्टअप कंपनी की IPO लाने की योजना पर भी काम चल रहा है। तीसरी खबर, IPO लाने की तैयारी कर रही इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बीते वीकेंड पर खबर आई थी कि स्टार्टअप कंपनी के 2 बड़े अधिकारियों श्लोकार्थ दास और सौरभ शारदा ने इस्तीफा दे दिया है। दास कंपनी में स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग के हेड थे और शारदा ग्रोथ एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 में $13.6 करोड़ या करीब 1118 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग घाटा दर्ज किया है। इस दौरान कंपनी की आय $33.5 करोड़ या करीब 2,754 करोड़ रुपए पर रही, जो पिछले साल जून में कंपनी की ओर से रखे गए $1 अरब के लक्ष्य से काफी कम है। चौथी खबर, एडुटेक कंपनी बायजूस को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं, एक अच्छी एक खराब। अच्छी खबर यह है कि न्यूयॉर्क के बड़े निवेशक डेविडसन कैंपनर कैपिटल की बायजूस के साथ विवाद सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है। ये विवाद बायजूस की सब्सिडरी कंपनी आकाश इंस्टीट्यूट के लोन की शर्तों के उल्लंघन से जुड़ा है। माना जा रहा है कि बायजूस ने लोन की कुल राशि में से इस्तेमाल की गई रकम का ब्याज के साथ भुगतान करने की पेशकश की है, पर डेविडसन कैंपनर ने पूरी रकम पर और तिमाही के बजाय 1 से 2 साल के लिए ब्याज भुगतान की मांग की है। बुरी खबर यह है कि बायजूस को अपने $1.2 अरब के टर्म लोन B के लेंडर्स के साथ लोन की शर्तों में बदलाव के लिए $5 से $6 करोड़ एक्स्ट्रा ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। इस तरह इस लोन पर ब्याज की दर बढ़कर 11 से 11.5% होने का अनुमान है। पांचवी खबर, ऑनलाइन गेमिंग पर GST का फैसला 350 लोगों की नौकरी पर भारी पड़ा है। गेमिंग कंपनी मोबाइल प्रीमियर लीग यानी MPL ने अपने 350 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है और वजह बताई सरकार की ओर से लगाई गई 28% GST की दर। कंपनी का कहना है कि सरकार का यह फैसला कंपनी पर टैक्स का बोझ 400% तक बढ़ा देगी और इससे गेमिंग कंपनियों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। तो ये था कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ा बीते कारोबारी हफ्ते का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी शनिवार शाम को ही कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ी नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।